हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम अपने जो HPSC PGT 2024 वाले पेपर के आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। इसके पिछले पहले जो 4 पार्ट्स हैं उनके अंदर हमने पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व भी किए हैं और आगे अब 4-5 क्वेश्चंस हम इस वाले लेक्चर में सोल्व करेंगे और जो कुछ 3-4 क्वेश्चंस और रह गए हैं इसके अलावा वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल ये वाला पार्ट और इससे नेक्स्ट वाला पार्ट है उसमें ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट और बी पार्ट, ठीक है। तो इसमें बोला है फर्स्ट पार्ट में कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इन AP, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है ये वाली इक्वेशन है, इसमें सही से नहीं दिख रही। 8x³ - 12x² - kx + 3 = 0, ये वाली इक्वेशन लिख रखी है। एक क्यूबिक इक्वेशन है। तो ये बोल रखा है इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर हैं। तो हमें क्या करना है, जो ये यहाँ पर वेरिएबल के दे रखा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऐसे ही जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें बोला है ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, x³ + px² + qx + r = 0। इसमें बोल रखा है कि इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो GP में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। तो हमने PQR के अंदर एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 वेरिएबल दे रखे हैं PQR। तो बेसिकली जो दोनों ही पार्ट्स हैं ना A और B दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हैं। अगर एक भी पार्ट के लिए आपने ट्राई किया होगा और सोल्व हो गया होगा तो उसी बेसिस पर दूसरा भी आराम से सोल्व हो गया होगा। तो देखते हैं जो ये वाले क्वेश्चन है इनके सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो ये ए पार्ट है इसमें ये वाली इक्वेशन दे रखी है 8x³ - 12x² - kx + 3 = 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो ये 8 है अगर मैं 8 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा -12/8 बनेगा। तो 4 3 × 12 4 2 × 8, तो मैं इसको यहाँ से 3/2 लिख दिया मैंने इसको, और ये -k/8 आ जाएगा और यहाँ पर 3/8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्यों किया है हमने ऐसा, देखो जब अगर कोई भी n डिग्री की इक्वेशन होती है तो उसके जो रूट्स होते हैं अगर हम मानते हैं α1 α2 α3 αn ऐसे मानते हैं ना, तो ये कोई भी 3 डिग्री की इक्वेशन है, ठीक है। और मान लिया हमने कि अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं इस इक्वेशन के, स्टार मान लिया अब इसको। तो एक ये वाला जनरल रिलेशन हम सबको पता है कि अगर ये 3 डिग्री की इक्वेशन है तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन को, x³ - सम ऑफ रूट्स इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। जब हम दो के पेयर करके लेंगे ना, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स, ठीक है, ये एक्स का कोफिशिएंट हो जाता है -अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा = 0। देखो सबसे पहले क्या आता है, x³ आता है, मतलब यहाँ पर मोनिक पोलिनोमियल होनी चाहिए, यानी x³ क्या है, हाईएस्ट जो पावर है उसका कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। माइनस, देखो अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं, जैसे ये पहली वाली टर्म पॉजिटिव थी ना यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और फिर से यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ पर माइनस आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते हैं। और x² का कोफिशिएंट क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, और ये वाला क्या होता है, प्रोडक्ट दो करके, और ये वाला क्या होता है यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा होता है, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने सेकंड मान लिया। तो इस वाली जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे अपनी जो ये वाली इक्वेशन है स्टार जो दे रखी है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, इसकी वैल्यू कितनी है -k/8। और ये अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/8, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या नेगेटिव साइन है फॉर्मूला में। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू ये होगा ना -k अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा
इज इक्वल टू इधर क्या है 3/8, तो ये माइनस उधर लेकर जाएंगे राइट साइड में, तो यहाँ से क्या बनेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस के 3/8। तो यही वाली चीज़ें हमने कंपेयर करा के यहाँ पर लिख दी, तो हमें इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 मिल गई। ठीक है, अब बोला है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना अल्फा बीटा गामा हमने कंसीडर किए हैं, तो ये बोल रखा है क्वेश्चन में कि ये रूट्स है ना एपी में है। तो एपी में जो जब भी टर्म्स होती हैं तो हम क्या लिखते हैं, अगर 3 नंबर एपी में है तो उनका क्या होता है कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता है। तो हम ये बोल सकते हैं बीटा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे और गामा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। दैट मीन्स बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। इसको हम लिख सकते हैं, बीटा को एक साइड ले गए तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा इधर आ गया तो गामा प्लस अल्फा। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा बाई 2। इसको हमने 6th इक्वेशन मान लिया। अब इस वाली 6th इक्वेशन का अगर हम थर्ड में यूज करें, बीटा की वैल्यू है ना, देखो ये वाली है ना थर्ड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू दिस। तो बीटा अल्फा प्लस गामा, इसको तो एक साथ लिख लिया अल्फा प्लस गामा। ठीक है, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है अल्फा प्लस गामा बाई 2, तो अल्फा प्लस गामा और ये वाली वैल्यू यूँ क्यों लिख ली, और बीटा की जगह पर कितना लिख लिया अल्फा प्लस गामा बाई 2 इज इक्वल टू कितना है 3/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो अल्फा प्लस गामा है और ये अल्फा प्लस गामा बाई 2 है, तो ओवरऑल कितना बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2। ठीक है, तो ये लिख दिया अल्फा प्लस गामा और अल्फा प्लस गामा बाई 2, इसको ऐड किया तो हमें मिल गया 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2। या फिर मान लो कि इसका हमने 2 एलसीएम ले लिया तो यहाँ से क्या बनेगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा प्लस यहाँ से अल्फा प्लस गामा, तो ओवरऑल 3 टाइम्स अल्फा आएगा और 3 टाइम्स गामा आएगा, तो 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो 3/2 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 3/2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3/2 को कैंसिल करके गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। अब देखो ये जो 6th वाली इक्वेशन हमें मिली थी बीटा की वैल्यू, इसका इक्वेशन नंबर 5 में अगर यूज करेंगे पीछे वाली इक्वेशंस के अंदर, देखो ये बोला है कि एक मिनट, यूजिंग 6 इन 5, देखो ये वाली इक्वेशन है ना 6 बीटा की वैल्यू, तो इसको अगर 5 में यूज करेंगे, 5 में क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो बीटा की जगह पर इसको पुट कर देंगे तो अल्फा इंटू गामा यू का यूँ बीटा की जगह पर ये पुट कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू -3/8। तो यहाँ से हमें क्या मिला अल्फा इंटू गामा बाई 2 इज इक्वल टू -3/8 बाई इक्वेशन नंबर 7। देखो इक्वेशन यहाँ तक हमें ये वाली टर्म मिल गई थी जब 6 का यूज़ हमने 5 में किया। तो अब देखो इक्वेशन नंबर 7 से अल्फा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस गामा की जगह पर कितना लिख दिया 1, तो अल्फा इंटू गामा बाई में 2 आ गया और अल्फा प्लस गामा की जगह पर 1 लिख दिया माइनस के 3/2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू -3/2, 4 जा 8 हो जाएगा तो -3/4, तो अल्फा इंटू गामा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। अब नाउ टू फाइंड बीटा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाली जो 7th वाली इक्वेशन थी ना इसका थर्ड में यूज करेंगे, ये वाली अल्फा प्लस गामा, इसका इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज करना है। देखो इक्वेशन नंबर थर्ड हमने इसको माना था, तो अल्फा प्लस गामा इनका सम कितना ले लिया 1, तो यहाँ से मिलेगा 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2। ठीक है ना, तो यही वाली बात लिख रखी है कि 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 1/2। तो बीटा की वैल्यू 1/2 आ गई। बीटा की वैल्यू अब 4 में यूज करेंगे। देखो जो प्रोडक्ट करके सम का रखा था ना, बीटा की वैल्यू वहाँ पर 1/2 पुट करेंगे, ये वाली क्वेश्चन 4 बीटा की जगह पर 1/2 पुट करेंगे तो अल्फा इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -k/8। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी, दैट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, बीटा इंटू गामा की जगह पर बीटा की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू -k/8। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कि ये 2 LCM आ गया अल्फा प्लस गामा बाई 2, और ये जो गामा इंटू अल्फा की वैल्यू है ये वाली इक्वेशन नंबर इससे आई थी 8 से -3/4, ये वाली यूज कर दी -3/4 बाई यूजिंग इक्वेशन नंबर 8 -k/8। ठीक है, देखो ये इक्वेशन नंबर 8 में आई है ना -3/4 वैल्यू, तो -3/4 यूज कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिला
अब देखो अल्फा इंटू गामा की वैल्यू तो 1 आई थी ना इक्वेशन नंबर 7 में, देखो यहाँ पर ये रही इक्वेशन नंबर 7। तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू जो 1 आई थी उसकी जगह पर यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये हो गया 1/2 माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस k/8। दैट मीन्स जब एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, तो 4 यहाँ पर बनेगा ऊपर 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस k/8। तो यहाँ से हमें मिल गया -1/4 इज इक्वल टू माइनस k/8। दैट मीन्स यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, तो 1 इज इक्वल टू k/2 आ गया। दैट मीन्स k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो k वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी वो कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में ये एग्जांपल, ये वाली इक्वेशन दे रखी थी और ये बोल रखा है कि जो इसके रूट्स है ना वो जीपी में है, ये वाले जो रूट्स हैं इसके। तो अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है इसको भी ऐसे, ये 3 डिग्री के ना क्यूबिक इक्वेशन, अगर हमने मान लिया कि अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं, ये वाली लाइन यहाँ पर लिखनी है हमें, लेट अल्फ़ा बीटा गामा बी रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये वाला रिलेशन हम लिख सकते हैं x³ माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ रूट्स। ठीक है, इंटू एक्स माइनस फिर से आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। इसको हमने सेकंड मान लिया। अब 1 और 2 इनको कंपेयर कराएंगे तो देखो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, माइनस पी के इक्वल। ठीक है, ये माइनस साइन पी के साथ चला जाएगा। और ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू क्यू के इक्वल आएगी। ठीक है, और जो ये वाली वैल्यू है माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आर के इक्वल है। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आर के इक्वल हो जाएगा, उधर माइनस चली जाएगी। तो ठीक है, तो यही यहाँ से भी हमें वही 3 इक्वेशन मिलेंगी, ये हमने लिख लिया तीनों की वैल्यू। ठीक है, कंपेयर करा के इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस पी है और यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, क्यू है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस आर है। वही तीनों चीज़ें यहाँ पर लिख रखी है इक्वेशन नंबर 3, 4 और 5 करके। अब बोल रखा है कि जो ये अल्फा बीटा गामा है ना, ये वाले जीपी में है। अब जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होती है। दैट मीन्स बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू गामा बाई बीटा। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स जब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू गामा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लिया। तो अब देखो, अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम 5 में यूज करेंगे। ये 5 में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आर के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ अल्फा इंटू गामा और बीटा, ये वाली जो चीज़ है ना, नहीं सॉरी, अल्फा इंटू गामा की जगह पर हम बीटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा इंटू अल्फा इंटू गामा की जगह पर बीटा स्क्वायर लिख दिया, तो बीटा इंटू बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस आर, ये वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं बीटा इंटू बीटा स्क्वायर कितना होगा, बीटा क्यूब, तो बीटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर। इसको इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। ठीक है, अब जो ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली जो हमने 6th वाली मिली थी, इसका अब हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर यूज करते हैं। देखो बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है ना, तो इक्वेशन नंबर 4 में देखो गामा इंटू अल्फ़ा ये है ना, तो यहाँ पर गामा इंटू अल्फ़ा जो है ना, ये वाली टर्म, इसकी जगह पर हम बीटा स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, यहाँ पर प्लस का क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो यही वाली चीज़ हमने लिख दी। ठीक है, 6 इक्वेशन का 4 में यूज करके। तो यहाँ से बीटा कॉमन आ गया, तो बीटा कॉमन आ गया तो अल्फ़ा प्लस गामा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्यू आ गया। अब देखो जो ये वाली चीज़ है ना, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो मिला था, इनका रूट्स का सम किसके इक्वल आया था, माइनस पी के इक्वल आया था। देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में इनका जो सम है ना वो माइनस पी के इक्वल आया था, तो इसकी जगह पर क्या रख दिया, माइनस पी रख दिया इज इक्वल टू क्यू बाई इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से बिट्टा की वैल्यू माइनस क्यू बाई पी आ गई। ठीक है, ये बिट्टा की वैल्यू आई है। अब देखो इस बिट्टा की वैल्यू का इक्वेशन नंबर 8 में जो मिली है, इसका इक्वेशन नंबर 7 में यूज कर दो। बिट्टा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर, तो इसका क्यूब कर देंगे, तो इस ये वैल्यू पुट कर दी, इसका क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, क्यूब करेंगे तो माइनस ऑफ क्यू क्यूब बाई पी क्यूब इज इक्वल टू माइनस आर। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, दैट मीन्स क्यू क्यूब इज इक्वल टू आर इंटू पी क्यूब।
ठीक है। तो यहाँ से ये वाला रिलेशन हम बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये बोला था पी क्यू आर में रिलेशन बताओ, तो ये मिल गया ना यहाँ पर। बाकी जो अल्फ़ा और ये सब चीज़ें तो एलिमिनेट हो गई, अल्फ़ा बीटा, तो ये जो पी क्यू आर दे रखे थे ना उन्हीं में रिलेशन आ गया, सिर्फ यही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ दिस। इस वाले जो फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना। फंक्शन ये वाला दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n-1 इंटू log ऑफ x। दो फंक्शंस की प्रोडक्ट दे रखी है बेसिकली, तो हमें इसका क्या निकालना है, nth डेरिवेटिव निकालना है। और वो nth डेरिवेटिव जब प्रोडक्ट दो फंक्शंस की प्रोडक्ट ले रखे हो, उसका जो nth डेरिवेटिव निकालते हैं उस रूल को हम क्या बोलते हैं, लेबनिज रूल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला अपने जो सीक्वेंस सीरीज की जो बुक है ना आपकी, जो न्यू कॉलेज वाली जीवन सिंह पब्लिकेशन की सीक्वेंस सीरीज वाली जो बुक होगी ना, उसके अंदर मिल भी जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। और बाकी मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो ये जो y दे रखा है वो f इंटू जी टाइप से दे रखा है, तो f की वैल्यू x की पावर n-1 है और g की वैल्यू log ऑफ x है। ठीक है, तो नाउ लेबनिज रूल। लेबनिज रूल से क्या होता है कि अब हम y का nth डेरिवेटिव करना है ना, तो dn/y बाई डी एक्स की पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका nth डेरिवेटिव f(x) इंटू जी एक्स का। ठीक है, तो nth डेरिवेटिव इसका। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर f(x) इंटू जी एक्स है तो उसका जो nth डेरिवेटिव होता है वो किसकी हेल्प से होता है, बाइनोमियल की हेल्प से ओपन होता है। सॉरी, जो ये हाँ बाइनोमियल की हेल्प से, और जो कम्बिनेशन वाला जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से ओपन होता है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू NC0 इंटू फर्स्ट वाला फंक्शन है ना जो f(x) यूँ का यूँ लिख दिया, इंटू जो g वाला जो है ना उसका nth डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस NC1 f का फर्स्ट डेरिवेटिव। देखो नीचे 1 है ना, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, नीचे 0 था तो जीरोथ डेरिवेटिव का मतलब वही फंक्शन ही होता है। ठीक है, तो और g की पावर, g का n-, देखो ये g की पावर नहीं है, g का n-1th डेरिवेटिव है। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आगे, NC2 आ जाएगा, तो f का तो सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा और g का n-2 डेरिवेटिव, मतलब f का जितना डेरिवेटिव है g का n- वही वाला डेरिवेटिव। यानी अगर f का rth डेरिवेटिव है तो साथ में NCR आएगा, f का rth डेरिवेटिव आएगा और g का n-rth डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, ये वाली टर्म इस तरीके से, प्लस NC3 f का थर्ड डेरिवेटिव। देखो इसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो तो कम होते जा रहे हैं और इसके डेरिवेटिव्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब नेक्स्ट डेरिवेटिव्स आते जा रहे हैं। तो f का थर्ड डेरिवेटिव और g का n-3 डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस एंड सोने से ही चलते जाएंगे, NC(n-1), तो यहाँ पर अगर n-1 है तो f का n-1th डेरिवेटिव, और g का क्या बनेगा, n में से n-1th रिमूव करना है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, n- के n+1 हो जाएगा, दैट मीन्स g का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पर। प्लस NCN होगा तो f का क्या होगा, ये नीचे अगर इंडेक्स में n है तो f का nth डेरिवेटिव होगा, और g का n-nth डेरिवेटिव, दैट मीन्स g का 0th डेरिवेटिव, यानी g की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है। बस इजी सा है कि हमें NC0 NC1 ऐसे चलते चले जाना है, और f के जो डेरिवेटिव्स हैं वो तो बढ़ाते जाने हैं और g के डेरिवेटिव्स हैं वो कम करते जाने हैं। n में से उतना घटाना है जितना g का जो उनसे ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें जो दे रखा है कि f(x) की पावर n-1 के इक्वल है, तो f अगर x की पावर n-1 के इक्वल है तो अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो n-1 इंटू एक्स की पावर n-2। f का सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो पावर, ये n-1 तो कांस्टेंट है यूँ का यूँ, n-2th पावर तो आगे आ गई और एक पावर फिर से कम होगी, तो n-2 -1 करेंगे तो n-3 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हमें n-3 पावर मिल गई। अब इसके बाद जब थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो ये दोनों तो कांस्टेंट है यूँ के यूँ, और ये वाली पावर आगे आ जाएगी, एक पावर और कम हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करते गए। अब ध्यान से इस वाली चीज़ को ऑब्जर्व करो कि जब हमने सेकेंड डेरिवेटिव लिया तो n-1 इंटू n-2 तक गए हैं और x की पावर n-3 हुई है, मतलब 2 से 1 ज़्यादा रिमूव हुआ है। जब थर्ड डेरिवेटिव लिया ना तो n-1 इंटू n-2 इंटू n- थर्ड डेरिवेटिव लिया तो n-3 तक गए हैं, और x की पावर कितनी हुई है, n में से जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव उसमें एक ज़्यादा। ठीक है, n में से 4 घटा है। तो ऐसे अगर हम n-1 लेंगे तो n-1 n-2 n-3 n में से कहाँ तक जाएंगे, अगर थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव था तो n-3 तक गए थे, अगर n-th ऑर्डर का n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो n में से n-1 तक जाएंगे। ठीक है, इंटू x की पावर जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया था उसमें उससे एक ज़्यादा रिमूव हो रहा था n में से। तो अब देखो n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया तो इससे एक ज़्यादा मतलब कि n। ठीक है, तो x की पावर n में से उतना ही घट जाएगा, n घट जाएगा। ठीक है, इसी से जनरलाइज करके लिखा है हमने। तो अब जब आगे ये वाला लेंगे f का, ये तो था n-1th डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाएगा, हाँ इसको यहाँ पर ये यहाँ से कट रखा है थोड़ा सा, ये n-n ये तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और x की पावर 0 1 आ जाएगा तो 1 बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान रखा है। ठीक है, ये nth डेरिवेटिव की ही वैल्यू है। अब इसके बाद देखो nth डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो n-1 इंटू n-2 n-3 कहाँ तक जाएगा, n-n तक जाएगा, और x की पावर n में से क्या होगा, यहाँ पर n+1 आएगा। ठीक है, एक पावर ज़्यादा होकर रिमूव होती है ना। ठीक है, तो अब देखो n-n तो 0 बना देगा इस पूरी टर्म को, तो f का nth डेरिवेटिव कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। अब देखो f के तो हमने निकाल लिए nth डेरिवेटिव तक, अब हम g के निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूले में तो दोनों के ही चाहिए, तो gx है वो log ऑफ x के इक्वल है। तो जब g का फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो अगर यहाँ पर बात यह है x नॉन जीरो होगा ना तब। ठीक है, नॉन जीरो होगा तभी एग्जिस्ट करेंगे आगे। तो जो g डैश x है वो किसके इक्वल होगा, log ऑफ x का 1/x हो जाता है, फोर एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल बाई एक्स की पावर 1, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है और -1 की पावर 0 1 होता है बाई एक्स की पावर 1। ये हमने क्यों लिखा है, ये आगे अब 2-3 टर्म्स निकालने के बाद पता चल जाएगा। एक बार के लिए शुरू के लिए हम इसको छोड़ भी सकते हैं कि इसको ना लिखे, बाकी अगली बारी टर्म्स निकालेंगे ना तो खुद आइडिया आ जाएगा कि हमने ऐसा ऐसा क्यों लिखना है। ठीक है, मैंने भी इसको ऐसे करके लिखा है, पहले 4-5 टर्म जब निकाली है ना फिर ये चीज़ एनालाइज करके यहाँ पर लिखी है बाद में। ठीक है, तो g2x है, g2 मतलब g का सेकेंड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है, g2 आप अगर कन्फ्यूजन हो ना तो g डबल डैश करके लिख सकते हैं, g डबल डैश x। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंपोजिशन से कंफ्यूज नहीं होना है कि g2 लिख रखा है तो g के ऊपर g अप्लाई कर रखा है, नहीं, ये हमने डेरिवेटिव के लिए यूज़ किया है। ये हम पहले ही डिफाइन कर देंगे अपने क्वेश्चन में ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो ये वाला जो मतलब g का फिर से डेरिवेटिव करना है, तो जो ये g डैश आया था ना 1/x, इसका फिर से डेरिवेटिव 1/x का कितना होता है, -1/x² होता है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ x की पावर -2। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 1 फैक्टोरियल बाई एक्स की पावर 2। ठीक है, अब g का थर्ड डेरिवेटिव देखो, थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, देखो ये वाली टर्म है ना इसका फिर से डेरिवेटिव होगा सेकेंड डेरिवेटिव वाली टर्म का, तो माइनस तो यूं का यूं है और -2 आगे आ गया और एक पावर कम हो जाएगी, x की पावर -2 में से एक कम होगा तो -3 आएगा। ठीक है, -3 पावर होगी। इसको हम एक साथ करके क्या लिख सकते हैं, माइनस और माइनस, तो -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यही लिख रखा है यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर इंटू इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2 एक्स की पावर, इसको नीचे करके लिखेंगे तो x³ लिख सकते हैं। तो ये 1 इंटू 2 क्या बन गया 2 का फैक्टोरियल, तो -1 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन x³। ठीक है, ऐसे ही देखो जब हम पावर 4 करेंगे मतलब फोर्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है, तो g फोर्थ डेरिवेटिव g का, अब देखो जो ये वाली टर्म थी यहाँ से चलो
-2 तो था ही, ये वाली पावर है ये आगे आ जाएगी -3, और इस जो -3 पावर है इसमें से एक और कम हो जाएगा तो -3 -1 यानी -4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई यहाँ पर, ये वाली। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो -1 की पावर 3, 1 × 2 × 3 लिख सकते हैं, नीचे करके इसको x की पावर 4 लिख सकते हैं। तब ये देखो -1 का क्यूब इंटू 1 × 2 × 3 को हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नीचे x की पावर 4। अब देखो n, इसको ऑब्जर्व करके देखो अच्छे से, फिफ्थ भी निकाल सकते हैं आप ऐसे ही करके। तो हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है तो क्या हुआ है, पावर -1 की पावर 3 हुई है, और 3 का फैक्टोरियल बाई x की पावर 4। तो अब ऐसे ही जब थर्ड डेरिवेटिव है तो क्या हुआ है, -1 की पावर 2, 2 का फैक्टोरियल x की पावर 3, यानी कि जितने ऑर्डर का g का डेरिवेटिव लिया है ना हमने, उधर साइड क्या मिला है, -1 की पावर उससे एक कम मिली है, और उतना ही जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया उससे एक कम वाले नंबर का फैक्टोरियल मिला है, और नीचे जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव था x की उतनी ही पावर मिली है। ठीक है, तो हम ओवरऑल ये लिख सकते हैं कि g का जो n-1th डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो n-1th लिया है तो -1 की पावर क्या होगी, जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया उसमें से एक कम, तो -1 की पावर n-1 में से 1 घटेगा तो n-2 पावर आ जाएगी। ठीक है, और उतने का ही जितनी पावर आई थी उतने का ही डेरिवेटिव, तो फैक्टोरियल सॉरी, तो n-2 का क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। और नीचे क्या आया था, x की पावर में जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया उतनी ही पावर, तो x की पावर अगर n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव लिया तो n-1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया n-1th ऑर्डर का डेरिवेटिव। अब अगर nth ऑर्डर का डेरिवेटिव लगाएंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम, n-1 की जगह पर n रखेंगे ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल इंटू x की पावर में n बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने n-1 की जगह पर n पुट किया। तो अब देखो g के भी सारे nth ऑर्डर तक के डेरिवेटिव मिल गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले जो सारे डेरिवेटिव्स आए ना, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में यूज करना है, लेबनिज़ रूल वाले फॉर्मूले में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो nth जो डेरिवेटिव होगा y का वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू nc0। ठीक है, अब क्या है, f जो फंक्शन था ना, f तो यूं का यूं लिख दिया, x की पावर n-1 थी f की वैल्यू, और g का nth डेरिवेटिव देखो अभी निकाला है, g का nth डेरिवेटिव ये वाली वैल्यू ही यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, प्लस nc0 के बाद क्या आएगा, nc1। ठीक है, f का फर्स्ट डेरिवेटिव, ये वाला फंक्शन था ना f, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया था, पावर आगे आई थी, एक पावर कम हुई थी, तो n-1 इंटू एक्स की पावर n-2, और g का n-1th डेरिवेटिव, क्योंकि f का फर्स्ट डेरिवेटिव आया तो g का कितना आएगा, n-1th डेरिवेटिव। अब देखो g का n-1th मैंने यहाँ पर पुट किया था, ये वाली वैल्यू यहाँ पर ये आ गई, -1 की पावर n-2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल अपॉन x की पावर n-1। ठीक है, प्लस nc2 आएगा, और f का सेकेंड डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ से f का सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, और g का n-2th डेरिवेटिव मिल जाएगा। ऐसे ही करके हम चलते चले गए nc3 और ये वाला, तो लास्ट में हमें मिलेगा ncn-1, ncn-1, और जो f का तो क्या मिलेगा, n-1th डेरिवेटिव। अब देखो f का n-1th डेरिवेटिव कितना था, f का n-1th डेरिवेटिव जो था वो इसके इक्वल आया था, n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू 1 तक, ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 से जो हमने बोला था, ये वाली वैल्यू आई थी n-1 n-2 इंटू एंड सो ऑन 1 तक। तो ये क्या हो गया, f का n-1 डेरिवेटिव, ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, nc-n-1 इंटू f के n-1 डेरिवेटिव की वैल्यू, f का n-1 आया है तो g का कौन सा आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब देखो g का फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, g का फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, और हमने इसको क्या लिख दिया था, 1/x को हमने -1 की पावर 0, क्योंकि -1 की पावर 0 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल 0 होता है, मतलब इन्हीं सब वैल्यूज़ की वजह से लिखा था हमने ऐसे ही करके इसको। तो अब ये कितना आ गया, -1 की पावर 0 इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 1/x, तो ये वैल्यू लिख दी। प्लस यहाँ पर आएगा nc n इंटू क्या बनेगा, फंक्शन f का nth डेरिवेटिव, f का nth डेरिवेटिव कितना है, 0 मिला था ना हमने, देखो f का
एफ़ का जो nth डेरिवेटिव था वो 0 आया था, इंटू जी का क्या आएगा, जी का 0th डेरिवेटिव, दैट मीन्स जी की यूँ वैल्यू, जी कितना था log ऑफ x, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ जो अपने सारी डेरिवेटिव्स की जो भी वैल्यूज़ वगैरह आई थी उनको अपनी जो ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करी थी ना, जो लेबनीज़ फार्मूला से जो एन डेरिवेटिव की जो वैल्यू आती है, ये वाले फार्मूले में सिर्फ अपनी वैल्यूज़ पुट करी हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखो इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है थोड़ी। देखो अब इसके बाद ये देखो यहाँ से ऑब्जर्व करो, ये x की पावर n-1 है, ये x की पावर n है, तो n पावर से n पावर कटेगी, x की -1 पावर बचेगी, उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/x। तो nc0 इंटू 1/x, देखो यहाँ पर लिखा n 1/x इंटू nc0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है हमेशा, हमें ये पता है। तो अब देखो इंटू में क्या बनेगा, ये वाला u का u लिख दिया, -1 की पावर n-1 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये देखो NC1 लिखा इंटू, अब इसमें भी देखो ध्यान से, ये पावर x की पावर n-2 है, ये x की पावर n-1 है, तो जो ये वाली पावर है ना, n से n कैंसिल होगा, यहाँ से n से n वाली पावर है उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये ऊपर -2 पावर है और नीचे -1 पावर है, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो -2 + 1 पावर होगी, यानी ऊपर ले जाकर x की पावर -1 बचेगी, तो यानी इसको हम 1/x लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है NC1 इंटू 1/x इंटू n-1 आएगा, और इंटू ये वाली टर्म आएंगी यूँ की यूँ, देखो यहाँ पर लिख रखा है ना, NC1 इंटू 1/x इंटू n-1 -1 की पावर n-2 इंटू जो ये लिखा है ना n-1 इंटू n- यहाँ से n-2 का फैक्टोरियल था यहाँ पर। ठीक है, n-2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ऐसे करके प्लस NC2 आएगा, उसमें भी 1/x आएगा, यहाँ पर n-1 है तो उसमें एक टर्म है और एक्स्ट्रा आ जाएगा n-1 इंटू n-2, यहाँ से -1 की पावर n-3 आएगा इंटू n-3 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, प्लस NC3 में भी ऐसे आएगा एक टर्म, यहाँ पर n-3 वाली और साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी, और -1 की पावर क्या हो जाएगी, n-4 हो जाएगी, और n-4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, साथ में NC3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस एंड सोन। अब देखो इसको इसी को जनरलाइज करके हम लिख सकते हैं यहाँ से NCn-1 इंटू 1/x इंटू n-1 n-2 n-3, तो इसमें कहाँ तक जाएगा n-2 इंटू n माइनस n में से n-1 तक जाएगी प्रोडक्ट, तो n से n कैंसिल होगा, माइनस के n से n, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 1, तो 1 तक प्रोडक्ट गई। अब -1 की पावर, जैसे यहाँ पर क्या होगा n-n पावर होगी, तो क्योंकि देखो NC3 के लिए n-4 पावर थी, तो NCn-1 के लिए क्या होगी, n-n पावर होगी, तो n-n कितना हो जाएगा 0, और जब NC3 था तो यहाँ पर कितना आया था n-4 का फैक्टोरियल, तो जब NCn-1 है तो n-n का फैक्टोरियल आएगा, वो 0 यानी 0 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये लिख रखा है। तो अब ये वाली चीज़ देखो, इसको हम 1/x ना 1/x सब में से कॉमन निकाल रखा है, तो 1/x सारे में से कॉमन आ गया, समेशन r गोज़ फ्रॉम 0 टू n-1, देखो यहाँ पर NC0 NC1 NC2 एंड सो ऑन NCn-1 तक गए हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर n-1 तक गए, NCr इंटू -1 की पावर n-r+1, जैसे कि अगर NC3 लिखा है ना तो -1 की पावर कितना आया है n-3+1 आया है। ठीक है, तो NCr अगर लिखा होगा तो -1 की पावर n-r+1 आएगा। ठीक है, इंटू में क्या n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन, कहाँ तक गए हैं, अगर देखो NC3 लिखा था ना तो n-3 तक गए थे, इसी तरीके से 4 के लिए n-4 तक गए थे, तो NCr लिखा है तो n-1 इंटू n-r तक गए। ठीक है, इंटू में क्या आया था साथ में, अगर देखो जैसे NC3 के लिए n-4 का फैक्टोरियल आया था, NC2 वाले के लिए n-3 का फैक्टोरियल आया था, तो जब हम NCr लिखेंगे तो n-r+1 का फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये ओवरऑल वैल्यू मिल जाएगी किसकी, जो हमें लेबनीज़ रूल से अपने डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी थी, फंक्शन y के डेरिवेटिव की, जो y दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में दे रखा था। ठीक है,
तो ये वाला हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गए हैं। इसके आगे ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इस लेक्चर में हम यही दोनों क्वेश्चंस करते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन देखो सोल्व कर रखे हैं, उनको हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। तो आई होप आपको ये वाले दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, और हमें इसी तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें मार्क्स तभी मिलते हैं जब हम अच्छे से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अननेसेसरीली चीज़ें लिखनी है, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ें ना लिखनी है। ये अब देखो इसमें हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखी है, सिर्फ अपनी कैलकुलेशन करी है और फॉर्मूला लिखा है लेबनीज़ वाला। तो ये वाली चीज़ें हमें लिखनी पड़ेंगी अच्छे से, ताकि जो एग्ज़ामिनर है वो अच्छे से ये उसको बिल्कुल समझ में आ जाए एकदम से देखने से ही कि हाँ एक एक स्टेप बिल्कुल सही से लिख रखे हैं, और तभी कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो आगे वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो जो पीछे वाले जो पार्ट्स हैं, अगर जो क्वेश्चंस पीछे वाले पार्ट्स में हो गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो एक बार आप पिछले लेक्चर में वो वाले पार्ट्स देख सकते हैं। तो अगले में हम ट्राई करेंगे कि हम कंप्लीट कर पाएँ अपने जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं उनको। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।